हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे भाई इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इकबाल मंदानी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पाकिस्तान से जो कि यूके बेस्ड हैं, डॉक्टर हसान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच इकबाल सर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। आज शुक्रिया हम रिपा। जिस आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक मतलब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो एक क्लैश की वजह है, वो एक मुद्दा जो है उसको कश्मीर कहा जाता है, लेकिन एक और बॉर्डर है जिस पर बहुत सारी इंडिया की तरफ से एक्सरसाइजेस की जा रही है, और आए दिन हम देखते हैं कि ये मुद्दा भी डिस्कस हो रहा होता है हमारी न्यूज़ पे, क्योंकि ये भी जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान इख्तलाफात की एक वजह बनती है। उस पर एक्सरसाइज कर रहा है इंडिया, और बहुत ज़्यादा जो ये एक्सरसाइजेज हैं मुझे लगता है कि चर्चा में है। इस पे बात करेंगे तो इकबाल साहब की तरफ ही चलेंगे। सबसे पहले इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे कश्मीर इशू के हवाले से, और उसके अलावा ये जो एक्सरसाइजेज आपकी चल रही हैं इसके पीछे क्या डिटेल्स है? बहुत बहुत शुक्रिया रिबा। आपके सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सभी को अमन और अमान में रखे। रिबा देखिए, सबसे पहले जो इस तरह की एक्सरसाइजेस हर कंट्री के अंदर है वो होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था कुछ महीने पहले, उसके बाद ये एक्सरसाइज जो हो रही है उसको लेकर के शायद ऐसा माना जा रहा है कि कोई अनहोनी हो सकती है, जिसको लेकर के लगातार ये दोनों मुल्कों के अंदर मामला बिगड़ते जा रहे हैं। अब मैं लगातार देख रहा हूँ, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स भी देख रहा हूँ, इंडिया की भी देख रहा हूँ, तो लगातार हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे पता नहीं ये एक्सरसाइज नहीं है, जंग होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो खौफ, जो डर मुल्कों के अंदर है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो दोनों ही जगह नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ हमेशा होती रहती है। इस बार भी एक्सरसाइज़ त्रिशूल जो है वो राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के ऊपर की जा रही है, जिसके अंदर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ही मौजूद है। और आपने भी देखा होगा कि दुनिया के अंदर कई बार आपके मुल्क से भी जो आर्मी है वो अलग मुल्कों में जाकर के ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है, वैसे ही इंडिया के अंदर ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह की एक्सरसाइज नॉर्मल इसलिए होती है क्योंकि लगातार जो कंट्रीज के अंदर आर्मी होती है उनको एक्टिव रखा जाता है कि अगर कभी अटैक हो जाए या कहीं कुछ जंग के हालात हो जाए तो उनको उस वक्त एक्सरसाइज कराना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस तरह की एक्सरसाइजेज हमेशा होती रहती है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो या चाहे पुलिस हो। हर तरह की, जो आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस के अंदर भी टेरर अटैक्स वगैरह को लेकर के उनकी तैयारियां होती है, कुछ मार्च होते हैं सड़कों पर। तो इस तरह हर कंट्री की अलग अलग पॉलिसीज होती है जिसको लेकर के ये एक्सरसाइज की जा रही है। लेकिन पता नहीं इस बार शायद मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर और जो मामला दोनों मुल्कों के बिगड़े थे, उसके बाद ये जो चीजें हो रही है उसको लेकर के बहुत दोनों ही मुल्कों के अंदर तनाव और दहशत नजर आ रही है मुझे रिबा। अम, डॉक्टर साहब की जानिब जाने से पहले मैं इकबाल सर से या उनकी बातों से एक सवाल करूंगी। सर, आप पाकिस्तान की भी न्यूज़ देख रहे हैं, इंडिया की भी देख रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल्स तो इंडिया में बैन है, या तो वीपीएन लगाकर आप देखते होंगे। सर, अगर देखना ही है पाकिस्तान की न्यूज़ तो वीपीएन लगा के क्यों, अनब्लॉक क्यों नहीं 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 नहीं, करते? आप मेरे ख्याल से गलतफहमी का शिकार है। सारी ही न्यूज़ें बैंड नहीं है, वो न्यूज़ें बैंड है जिसके अंदर लिटरली दहशत और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, टेरर शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या किसी कंट्री को नीचे गिराने की बात की जा रही है, सभी चीज़ें नहीं है। इसी तरीके से कुछ इंडियन चैनल्स भी जो है वो लगातार पाकिस्तान में बैंड है, सभी चैनल्स नहीं है। मैं आपको फिर दोहरा दूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के कि कई चैनल्स, कई ऐसे प्रोग्राम्स, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, दोनों ही मुल्क एक-दूसरे को देखते हैं। लेकिन उन चैनल्स पे पाबंदी है जो सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं, सिर्फ 2 मुल्कों को लड़ाने की बात करते हैं। ऐसी जगह ऐसे चैनल्स जो है हर कंट्री बैन करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया बैन कर रहा है। आपने बीच में भी सुना होगा कि चाइना से भी कुछ ऐसे बीच के अंदर प्रोडक्ट्स थे जो कि यहाँ कई लोगों को लिए जान के लिए मुसीबत बन गए थे, चाहे वो लोन स्कैम को लेकर के हो, कुछ वहाँ के चैनल्स थे जो भड़काने की बात कर रहे थे। तो इस तरह चीज़ों को लेकर के सरकार ने बैन किया था, सभी चैनल्स नहीं बैंड है। हम लोग आज भी आसानी से, जिस तरीके से आप हमको देख लेते हो न्यूज़ चैनल्स के अंदर, उसी तरीके से हम भी आसानी से काफ़ी चैनल्स हैं जो आराम से देख लेते हैं। उसकी डिबेट जो है वो हम देखते हैं। दूसरा, आप ये मानिए कि कई ऐसे शोज़ के अंदर जैसे मैं बैठा हूँ, वैसे इंडिया के अंदर कई चैनल्स के अंदर पाकिस्तान के लोग भी बैठते हैं।
तो ये मामला जो है वो बॉर्डर लेवल पे अलग है और न्यूज़ चैनल्स के लिए अलग है। ऐसा नहीं है कि खबरें सोशल मीडिया के दौर में अगर बैन लगा दी जाएगी तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगी। सोशल मीडिया का ये दौर है, लगातार अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग जगह से मिलती रहती है रिबा। डॉक्टर साहब की जाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो कश्मीर इश्यू पर आए दिन पाकिस्तान और इंडिया की जानिब से कोई ना कोई हम क्लैशेस देख ही रहे होते हैं और बॉर्डर पे भी वो आए दिन दोनों तरफ से आर्मीज जो हैं वो आमने सामने रहती हैं। तो उसके अलावा एक और मुद्दा जो एक और बॉर्डर पर जो है वो एक्सरसाइजेस इंडिया की जानिब से की जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वो पाकिस्तान को कोई जो है मैसेज देना चाह रहे हैं या कोई एक बार फिर से कोई जंग करने का इरादा है? डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बात तो मैं आपके दूसरे पैनलिस्ट के साथ इस बात को एग्री करूँगा कि दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री की जो मिलिट्री होती है, उनकी जो एक्सरसाइज़ होती है, वो रूटीन के अंदर चलती रहती है। वो किसी और कंट्री के साथ सम टाइम उनकी कोई जॉइंट ट्रेनिंग भी चल रही होती है, किसी जॉइंट वेंचर के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये इस वक़्त इंडिया की ट्रेनिंग चल रही है करंटली उनके डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर, इसकी थोड़ी-सी हाइप इसलिए बन गई है कि इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको इंडिया की अपोज़िशन मोदी मीडिया या गोदी मीडिया के नाम से भी बुलाता है और दूसरा जो मोदी साहब की अपने बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंडिया में मौजूद हैं, जो कि उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी इंडिया की आर्मी की इस जो रिसेंट पास्ट के अंदर जो जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उसको बहुत ज़्यादा हाइप दे रहा है। देखिए उनकी बहुत सी एयर शो जो हो रहे हैं या जो मिलिट्री शो हो रहे हैं, उसके अंदर खुद उनके प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेज़ेंस है, उसको फिर उसके बाद मीडिया पे भी लेके आया जा रहा है, उसको सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रोपेगेट किया जा रहा है। उसके अंदर देखें इसके अंदर 2 चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो इस पॉसिबिलिटी को आप बिल्कुल जो है वो डिस्पेल नहीं कर सकते कि इंडिया किसी और जंग के की तरफ जाने के लिए या पाकिस्तान को पुश करने के लिए अपने मसल्स वगैरह शो कर रहा हो। इसकी ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जब भी इंडिया के अंदर कोई थोड़ा-सा उनको इलेक्टोरल प्रॉब्लम्स आते हैं तो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इंडिया के अंदर बिकता है, तो उसके लिए इंडिया वाले जो है उन्होंने रिसेंट पास्ट के अंदर अगर आप जाके देखें, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो कोई भी इंडिया के अंदर अगर कोई इंसर्जेंसी का कोई वाकया हो जाता है या कोई टेरर अटैक हो जाता है, तो उसका वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। फिर उसके बाद वो एविडेंस प्रोड्यूस करने की बजाय वो जो है वो उसको थिंग्स को यूनिलैटरली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसा कि आपने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा जिसका पाकिस्तान की फौज ने उनको एक बड़ा ही तगड़ा रिस्पॉन्स दिया। अब मैं आपको इसके दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ। मैंने फर्स्ट बात आपको पार्ट मेरे ख्याल में ये है कि किसी एक नए वॉर वेंचर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे इसकी ये लगती है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडिया की मिलिट्री का मोराल काफ़ी डाउन हुआ है। देखें इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जिस किस्म की उनकी तज़हीक हुई है, जिस तरह से आप देखें कि आप बीबीसी को देखें, आप सीएनएन को देखें, आप उसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड तो चलो अगर आप टर्की की मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा तो वो शायद इंडिया वाले उसको न्यूट्रल ना समझें, वो उनको पाकिस्तान की तरफ थोड़ा-सा ये समझते हैं कि वो पार्शियल है। लेकिन अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज़ को देखें तो उन्होंने उस वॉर के अंदर जो उसके आउटकम्स हैं वो इंडिया के लिए कोई बहुत हौसला अफ़ज़ा नहीं है। तो मतलब मैं आप अगर ये बात कहूँ तो मेरा ख़्याल है मैं इसके अंदर रॉन्ग नहीं होऊँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ने उस नैरेटिव को एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने रखा है जो बेसिकली इस वॉर के आउटकम का नैरेटिव पाकिस्तान की साइड से बनाया गया था, रादर कि इंडिया की साइड से। तो बाकी ये एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह अगर करते रहते हैं तो देखें ऐसा तो है नहीं कि दूसरी तरफ अगर कोई पाकिस्तान की मिलिट्री वाली साइड से इन चीज़ों को ना तो इग्नोर किया जा रहा है, ना इग्नोर किया फ्यूचर में किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो अगर आप आई डोंट नो इफ यू वांट टू डिस्कस दैट इन योर प्रोग्राम और नॉट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का भी एक कल का स्टेटमेंट था जो पाकिस्तान की न्यूज़ के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर उसकी डिस्कशंस हुई। वो ये था कि जो इंडिया और यूएसए की एक 10 इयर्स की डिफेंस डील होने जा रही है। वो वाली जो डिफेंस डील है उसके अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएँ तो वो चीज़ें जैसे कि ऑस्टेंसिबली तो इस वक़्त ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ट्रम्प साहब डिफरेंट जगहों पे जाके पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बड़ा
प्रेज करते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बड़ा प्रेज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके पहले प्रोग्राम्स के अंदर भी ये बात बड़ा ओपनली कह चुका हूँ कि ये सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है। ये लोग ना पाकिस्तान के सगे हैं, ना ये पाकिस्तान के साथ आके खड़े होंगे। आप ये देखें कि पाकिस्तान से प्रेज करके उनको एक तरीके से इब्राहिम कॉर्ड की तरफ लेके जाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो अगर आप ये जो इंडिया की आर्मी एक्सरसाइज कर रही है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने देखना है तो ये चीज इतनी पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग नहीं है जितनी के वो डिफेंस डील है अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो। आई डोंट नो इफ यू डू वांट टू डिस्कस दैट और नॉट। इकबाल सर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो डील साइन हो रही है और साथ में ये जो एक्सरसाइजेज हैं, इसका क्या कंपैरिजन है? देखिए, ये दोनों ही चीजें अलग अलग है। मैं फिर आपको बता दूं, सबसे पहला तो जो सर क्रिक के बारे में शायद आपके चैनल से व्यूअर्स को पता ना हो, मैं साफ ये बता दूं कि सर क्रिक जो है, एक तरीके से देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो गुजरात का कच्छ इलाका है, रण, और वहां से सिंध जो है, इसमें एक 96 किलोमीटर लंबा एक इलाका है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं नैरो वाटर कैनल। ठीक है। ये इलाका अ, कश्मीर की तरह पहले से ही, मतलब ब्रिटिश जब थे तभी से ही ये सारी चीजें हुई थी। 1914 के अंदर जब मुंबई और गुजरात, उस वक्त बॉम्बे था, बॉम्बे और गुजरात जब एक हुआ करता था, तब वहां पर इन चीजों को लेकर के एक समझौता हुआ था, लेकिन दोनों ही मुल्कों ने माना नहीं। 1947 के बाद के अंदर ये मामला अब तक अटका हुआ है, जिस तरीके से कश्मीर अटका हुआ है। तो सर क्रिक जो है वो इस तरीके से माना जाता है कि सिंध से होते हुए वो कराची को रास्ता निकलता है। ये एक मामला बहुत कम लोगों को शायद आइडिया होगा, क्योंकि कश्मीर इतना पॉपुलर है। आज तक हम सिर्फ कश्मीर कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अलावा सर क्रिक हो गया, गुजरात हिंदुस्तान का जो उसमें एक मांगरोल का हिस्सा है, जिसको लेकर के पाकिस्तान दावा करता है वो हमारा है, हैदराबाद को लेकर के। तो ऐसी कई अलग अलग जगहें हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान का दावा है और वो हिंदुस्तान में सब मौजूद है। तो चूंकि अब ये एक्सरसाइज हुई है, तो लोग ये समझने लग गए हैं कि सर क्रिक जो है उसका इलाका है, वो क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए मैं आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए सारी चीजें बता दूं। दूसरी बात, जहां तक डिफेंस डील की बात है, तो डिफेंस डील लगातार, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है। इस तरह की डिफेंस डील दुनिया के अंदर हर कंट्रीज जो है वो करती रहती है, और अपनी अपनी जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी अमेरिका से मुआहिदा किया था, आपने देखा होगा कि उनके चाइना के साथ भी मुआहिदे हैं। तो इस तरह से इंडिया के भी कई अलग अलग मुल्कों के साथ मुआहिदे हैं, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में ले लीजिए, इसराइल की शक्ल में ले लीजिए। तो इस तरह के मुआहिदे तो लगातार होते रहते हैं। और जिस तरह एक्सप्रेस की बात है या जिस तरह डर की बात है, देखिए डर अभी इस वक्त इसलिए है, जो मुझे मोटे मोटे तौर पर समझ में आ रहा है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हुए हैं और लोगों की जो नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात अगर मैं पीओके की करूं, वहां भी जिस तरह से लोग बाहर आए थे, केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, लोगों का अगवा होना, आप पंजाब के अंदर के हालात देखिए कि तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 500 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर्स और ये सारी चीजें सामने आई है। तो वो जो चीजें धीरे धीरे करके वहां माहौल बिगड़ता जा रहा है, तो आज खुद वहां आर्मी हो या जबरदस्ती की बिठाई हुई आपकी सरकार, वो समझ रही है कि कहीं 1971 वाला मामला सामने ना आ जाए, जो बांग्लादेश के अंदर हुआ था। उस वक्त तकरीबन 93,000 आर्मी के जवान हैं, उन्होंने अपनी गन डाली थी। उस वक्त आपका ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, जिसे आज बांग्लादेश के तौर पर हम देखते हैं। तो ये सारे हालात जो है वहां के, उसको देखते हुए एक डर, पॉलिटिकल पार्टी हो या आर्मी हो, उन सभी के अंदर है। देखिए, भारत ने एक चीज बहुत साफ कर दिया है कि हमारा कोई भी मामला या कोई भी चीज हमारी ये नहीं है कि हम अटैक करने के मूड में। हाँ, ये बात जरूर कही थी हमने कि अगर टेरर एक्टिविटी अगर होती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। पहले हम कागजों में देते थे, नहीं अब उसको, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक में समझ लीजिए या किसी, लेकिन हमारी कोई आम लोगों से दुश्मनी नहीं है। अगर टेरर अटैक की जहां तक बात की जा रही है, देखिए मैं आपको बता दूं कि हम यादानी अफगानिस्तान के अंदर जाए, जब रशिया अंदर गया था, तो तालिबान को ट्रेन करने वाले कौन थे? पाकिस्तान आर्मी थी। उसके बाद अगर मैं अभी हाल फिलहाल के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात करूं, जिनको लोगों पे फायरिंग की गई है, वो पूरी पॉलिटिकल तौर पर पार्टी खड़ी करने की वजह ये थी कि नवाज शरीफ की पार्टी को और इन सब के सामने एक मुस्लिम तंजीम खड़ी की जाए। लेकिन जब अब उनको लग रहा है कि ये हालात उनके हाथ से बेकाबू होते जा रहे हैं, तो उस पर आपने देखा कुछ दिन पहले फायरिंग हुई। उससे पहले आपने देखा कि
तहरीक इंसाफ के ऊपर 26 नवंबर को फायरिंग हुई। तो इस तरह के हालात जो है ना, वो मुल्कों के अंदर संभाले नहीं संभल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि आर्मी का जो काम है, उससे हटकर अगर वो पॉलिटिकल फील्ड को देखने जाएगी या उसे कंट्रोल करने जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पावर होता है, वो बैठ कर के बातचीत करते हैं। आर्मी जो होती है, वो बॉर्डर्स को संभालने के लिए होती है। उसको देखने की का काम होता है कि बॉर्डर्स पे कोई आ तो नहीं रहा है हमारे पास, कोई बाहर से तो लोग नहीं घुस रहे। इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए आर्मी होती है। और लगातार हालात सभी फ्रंट से खराब इसलिए होते जा रहे हैं। चलिए, एक तरफ मैं मान भी लेता हूँ कि आप ये मानते हैं कि भारत के साथ आपकी बहुत दुश्मनी है, बहुत पुरानी दुश्मनी। अफ़गानिस्तान से तो आपके अच्छे ताल्लुकात थे, क्यों बिगड़ रहे हैं? ईरान से ताल्लुकात थे, क्यों बिगड़ रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं, वो मुझे लगता है शायद आपके डिफेंस मिनिस्टर हो या आपकी आर्मी हो, वो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसके लिए मामलात जो है वो धीरे-धीरे करके खराब होते जा रहे हैं। और इस तरह के मामलात जब खराब होते हैं और हालात जब जंग की तरफ जाते हैं, तो ये किसी भी मुल्क के लिए बेहतर चीज़ नहीं है। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई और कंट्री हो। जंगें किसी भी मुल्क के लिए हल या रास्ता नहीं होती है। एंड ऑफ द डे सभी को बैठ कर के बातें करनी पड़ती है और उस बात के लिए पॉलिटिकल क़यादत जो होती है, वो ज़रूरी होती है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि 17 सीटों वाले जो लोग हैं, वो सरकार के अंदर है। जो मेजॉरिटी में लोग थे, वो आज बाहर घूम रहे हैं, इंसाफ माँग रहे हैं। आप देखिए ना कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आप मादनियात को लेकर के, अगर मैं केपी बलूचिस्तान की बात करूँ, तो वहाँ आर्मी फ्री मूवमेंट उनके काम को लेके कर रही है, लेकिन अगर उसको लेकर के कोई सवाल खड़ा करता है, तो वो अचानक गायब हो जाता है। उनको लेकर के अगर कोई आवाज़ उठाता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे अनगिनत केसेस है, जिसको लेकर के लोगों की जो नाराज़गी है, वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल क़यादत हो या आर्मी हो, उसको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि अगर ऐसे में भारत कोई अटैक कर दे, इसके अंदर आम आवाम जो है 1971 की तरह इनके खिलाफ हो जाए, तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ये एक्सरसाइज जो है, वो एक्सरसाइज के तौर पर ही कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए 1947 से लेकर के आज तक अनगिनत ऐसे अटैक भारत में हुए हैं, जिसको लेकर के कई बार हमने उसकी जानकारी, या चाहे वो पाकिस्तान हो या इंटरनेशनल कोर्ट हो, वहां हमने दी। तो भारत अब ये नहीं चाहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ में उसके रिश्ते बिगड़े, हालात बिगड़े। ऑपरेशन सिंदूर भी जो हुआ, उसकी वजह भी टेरर अटैक ही था। भले ही डॉक्टर साहब ने कहा कि दुनिया के अंदर उसके अंदर लोगों ने सवाल उठाया। ठीक है, दुनिया का काम है सवाल उठाना, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और आर्मी जो होती है, वो जब लड़ाई लड़ती है, तो जंगों के अंदर नुकसान सभी मुल्कों का होता है। अगर हमारा भी हुआ, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि हमको नकारना चाहिए इन सारी चीज़ों को। जब जंगें होती है, तो इस तरह के नुकसानात हर जगह होते हैं। लेकिन बेहतर दुआ ये करनी चाहिए कि हमारे हमसायों के साथ के अंदर हमारे रिश्ते ना बिगड़े, हमारे हालात ठीक रहे, जो जंग है वो ना हो, क्योंकि उसका खामियाज़ा जो है वो ख़ास करके आम आवाम को भुगतना पड़ता है, जो कि पहले से ही बेचारी बहुत परेशान होती है अपनी चीज़ों को लेकर के। इकबाल सर ने बात की 1971 की, बांग्लादेश की, तो कहीं न कहीं इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट रही उस तरफ जब ये पार्टीशन हुई। और पाकिस्तान ऐसा क्लेम करता है, और उसके साथ-साथ सर अगर हम बात करें, तो अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और बहुत अच्छी डील्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को साथ एप्रिशिएट किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा यानी कि हर फ़ील्ड में, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे मतलब तबादला हो रहा है, ट्रेड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी तो मद्देनज़र रखी जाती है। और जहाँ पर आपने बात की टेररिज़्म के हवाले से, तो टेररिज़्म की आप हर बार बात करते हैं सर। हम फिर वही बात कहते हैं, जब पहलगाम का वाक़या हुआ, तो हमने भी यही कहा था कि सब हमें प्रूफ़ दें, हम आपको आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन उसके कोई एविडेंस अभी तक हमारे सामने नहीं है, और फिर इंडिया की तरफ से हमला कर दिया गया। फिर पाकिस्तान ने भी उसकी रिटेलिएशन की। वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो अब कौन-सी टेररिज़्म जो एक्सरसाइज़ेज़ की जा रही है, और उसपे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खतरा है, और ये जो बॉर्डर के क्लैशेज़ हैं, अब तो कोई टेररिज़्म नहीं हो रहा ना। वो जो आप एक बार देख कहते थे, उसपे आपने देखा ही है कि सीज़फायर हो गया, उसके बाद अब कौन-सा खतरा है? तो ये सारी चीज़ें रिबा, भी ये आपसे ये आपकी सवाल तरफ मुझसे आती है हैं। या डॉक्टर साहब से है?
इकबाल सर, ये सारा सवाल मैं आपसे भी डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहूँगी। ओके। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अमन आ सकता है एक, और ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, क्या एक कोई पीस का मैसेज देती हैं, या फिर कोई कशीदगी का मैसेज दे रही हैं, या फिर वार्निंग है ये पाकिस्तान के लिए? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अफ़वाज या पाकिस्तान इसका कैसे इसको रिटेलिएशन या कोई इस तरह का स्टेप लेंगी? क्या इंडिया की तरफ से भी कोई इस तरह का स्टेप लिया जाएगा? आप पर इस पर क्या राय रखते हैं? देखें, जो आपने एक बात की कि 1971 के अंदर, उसके अंदर मैं एक-एक करके आपने जो बातें कही उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। देखें, आपने कहा कि 1971 के अंदर उसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। देखें, इस चीज़ को, ये तो एक ऐसा सच है जिसको खुद इंडिया भी डिनाई नहीं करता। बल्कि मोदी साहब जब 2014 के अंदर इलेक्ट होके आए, उसके बाद उनका जो फर्स्ट ऑफिशियल विजिट था बांग्लादेश के अंदर, जब वहाँ पे हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत थी, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने इस चीज़ को बड़ा असर्टिवली वहाँ जाके इस बात को दोहराया, और उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट भी लिया कि ये बांग्लादेश बनाने के अंदर खुद हमारे भारतीय सेनाओं का इसके अंदर खून शामिल है, हमारी इसके अंदर वो चीज़ें शामिल हैं। लेकिन देखें, मैंने आपके साथ पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं, मैं एक इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरे लोगों पे लगाएँ। देखें, मैं अभी आपके दूसरे पैनलिस्ट जो इकबाल साहब बात कर रहे थे, मैं इसको उनकी बातों को सुन रहा था, और मैं उन बातों को ये सोच रहा था कि सरहद से पार बैठा हुआ एक शख्स, उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के ऊपर जो गुफ्तगू की, देखें, अगर हकीकत पे मबनी मैं बात करूं तो उनकी वो बातें 100% ठीक थी। सरहद के पार बैठे हुए उस शख्स की पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के अंदर इवैल्यूएशन, एक दो बातों के साथ शायद मैं उस तरह से, वो भी पार्शियली मैं उनकी उन बातों से डिसएग्री करूंगा। प्रिंसिपली वो बात वो भी ठीक कर रहे थे, मैं उनकी इन बातों से एग्री नहीं करूंगा कि वो जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनको खुद पहले आर्मी ने बनाया, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन देखें, सरहद के पार बैठा हुआ एक शख्स आपके बारे में एक एनालिसिस दे रहा है। उन्होंने कोट किया कि 17 सीटों वालों को आपने हुकूमत में बैठा दिया। फिर उन्होंने कोट किया कि पाकिस्तान का जो कश्मीर, जो पार्ट पाकिस्तान के साथ अटैच है, मैं वो वर्ड तो यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो उसको पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हम इंडिया वाले को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। उसके जो कंडीशन के बारे में उन्होंने बात की, वो झूठ नहीं था। फिर उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान की मादनियात के ऊपर बात की, पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशंस के ऊपर बात की। तो मैं इसके ऊपर एक चीज़ ये सोच रहा था कि व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, तो हम लोग बड़ा खुश होते थे इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने कंट्री के हवाले से वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ताकतवर तो वो हैं, वो तो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो दुनिया की एक ताकत, अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिहाज से वो बहुत ताकतवर हैं। क्योंकि उन्होंने, आप देखें कि ये 17 सीटों वालों को किस तरह से ला के बिठा दिया। मैं इस चीज़ के ऊपर जब वो बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ ये सोच रहा था कि ये बातें जो सरहद के पार बैठे हुए मेरे एक इस भाई को समझ में आ गई, ये बातें मेरी वो टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी को क्यों समझ नहीं आ रही? ये पाकिस्तान के थिंक टैंक्स इन बातों को क्यों नहीं सोच रहे कि ये बात, देखें, मैं इस तरह की डिस्कशन का हामी नहीं हूं कि इधर से एक इंडियन बात करना शुरू कर दे, इधर से आप अपनी तरफ से सारा इल्जाम उसके ऊपर लगाना शुरू कर दें। देखें, ये जो भी वो कर रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल थ्रेट्स की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर भी रही होगी, वॉच कर रही भी है। लेकिन जहां तक बात यह है कि इस वक्त जो हमारे इंटरनल सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वो उसके अंदर आप देखें, आप ये अगर आप डिनाई कर देंगे तो उस डिनाइल से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त ये सोचने की जरूरत है कि पॉलिटिकल डायलॉग हर लिहाज से, हर तरफ से जरूरी है। अब आप ये देखें, हमारे जब तालिबान के साथ हालात अब खराब हुए हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा, हमें एक आसान सा एक चीज मिल जाती है कि इसका ब्लेम इंडिया वालों पे डालें कि वो अब इंडिया वालों के साथ उन्होंने अपने शेक हैंड कर लिया है, इस वजह से वो ऐसे हो गया। भाई, उनका इंडिया के साथ शेक हैंड के पीछे एक टाइम गुजरा है। 2022 के अगस्त से लेके आज के दिन तक हमारी डिप्लोमेसी कहाँ पे खड़ी थी? जब हम अपना होमवर्क नहीं करते तो उसका ब्लेम दूसरों को देने का, जैसे देखिए 1971 के अंदर जो हमारा नुकसान हो गया,
वो नुकसान अब रीडू नहीं हो सकता, आप उसको अनडू नहीं कर सकते। वो आपका नुकसान हो गया है, आप उसको जितना मर्जी इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा लें, जो मर्जी कर दें, जो आज भी पाकिस्तान के हालात हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आपके पैनलिस्ट को अपोज नहीं करूंगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जी। क्या किसी इंडियन ने आके आपको ये कहा है कि 17 सीटों वालों को पाकिस्तान में हुकूमत दें? किसी इंडियन ने आपको आके कहा है कि 26 नवंबर में पीटीआई पे और फिर ये लास्ट मंथ अच्छा। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर सीधी गोलियां चलाएं? क्या अच्छा किसी डॉक्टर इंडियन ने साहब, आके आपको कहा? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें टॉपिक पे रहना चाहिए। ये इंटरनल इश्यूज़ को हम भी डिस्कस करेंगे एक अलग सेशन रखकर। आप टॉपिक पे रहें तो बहुत अच्छा होगा देखिए, प्लीज़। मैं ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही चीजें हैं कि हम आप देखें, आप एक ऐसी चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसको देखें। एक्सटर्नल इंडिया का थ्रेट पाकिस्तान, आपको मेरा एक आपसे एक और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इंडिया ये एक्सरसाइज ना कर रहा हो तब पाकिस्तान को इंडिया से एक्सटर्नल थ्रेट खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली वो 1970 तो 1947 से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो थ्रेट है वो किसी एक सेकंड के लिए भी इस टाइम के अंदर कम नहीं हुआ। ठीक है, उनको वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं, जो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए। वो किसी एक्सरसाइज करने से, किसी मोदी जी के उन एक्सरसाइजेस के अंदर खुद जाके बैठ जाने से वो थ्रेट कम ज्यादा नहीं हो जाएगा। वो पाकिस्तान को ऑलरेडी पता है कि वो थ्रेट हमारा इंडिया के साथ रहना है। देखिए, वो थ्रेट मल्टीप्लाई कब होता है, वो थ्रेट और ज्यादा बढ़ कब जाता है, जब हमारे अपने भी अंदर की सिचुएशंस खराब होती है। अनफॉर्चुनेटली बस ये तो पाकिस्तानी, हमें तो देखिए इस चीज का दुख होता है। मुझे इस चीज की कतन खुशी नहीं होगी कि हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हो रहे हो और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के अंदर एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई हो। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के साथ, इसराइल के साथ, या किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ पाकिस्तान की जंग चल रही हो, आपका मैंडेट हो, उसके ऊपर मुझे बिठा दिया जाए और फिर आपको ये कहा जाए कि इस वजह से खामोश हो जाओ कि हमारा बाहर के किसी के साथ झगड़ा है, आप इस बात को मानेगी? आप डेफिनेटली ये कहेंगी कि मेरिट पे फैसला करो। मेरिट का फैसला ये है कि आज इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला खड़ा होकर सामने आ रहा है वो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और ये मसला दिन आप ये देखें, आप इंडियन पैनलिस्ट की इन बातों से हमारे थिंक टैंक्स के सोचने की जरूरत है। अब देखें वो किस हद तक वो चीजों को, उस दिन मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में भी एक बात कर रहा था, आप देखें इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा नफरत अफगानिस्तान के मुसलमान से करते हैं। इंडिया के जो हिंदुत्व थ्योरी के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं, आपको लगता है कि उनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा तालिबान के लिए? वो तालिबान के वजूद को तस्लीम ना करने वाला मुल्क है। तालिबान को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान का अलाई समझा है, लेकिन वो उनको भी इंगेज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हमें भी ये जरूरत है। देखिए, मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ, यहाँ पे कोई आदमी अगर पाकिस्तान, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, मैं हर प्रोग्राम में आपके पहले भी ये बात कर सकता हूँ, ये लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप उनको गोलियां मार के उनके साथ वो दुश्मनी करना शुरू कर दें। बाकी ये जो एक्सरसाइज वगैरह की आप बात कर रहे वो हैं, गलत। ऐसी कोई एक्सरसाइज पाकिस्तान के लिए कोई, पाकिस्तान देखिए एक न्यूक्लियर पावर है और आर्मी चीफ की, मैं वैसे इस आर्मी चीफ की अदरवाइज बहुत खिलाफ हूं, लेकिन मैंने उनकी एक स्टेटमेंट जो है ना, मैं उनकी उस स्टेटमेंट को बड़ा वैल्यू देता हूं। उन्होंने एक बात कही थी कि इफ वी विल थिंक दैट वी आर गोइंग डाउन, वी विल टेक हाफ ऑफ द वर्ल्ड डाउन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। अगर कोई भी इंडिया में बैठ के कोई 2-4 ट्रेनिंग करके ये सोचता है कि वो पाकिस्तान को कोई जो है कुछ पाकिस्तान के करने की सलियत रखता है, तो दैट इज अ relic ऑफ पास्ट 1970। इंडिया वाले एक ही जो है ना वो राग गाते हैं बार बार, 1971 1971। ओ भाई, 1971 और कारगिल के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में बहुत फर्क है। आज आप देखो, दोनों कंट्रीज के लिए अगर बात वॉर की तरफ जाती है तो ये बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होगी, बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होगी। इसके ऊपर कभी आप अलहदा से एक प्रोग्राम करें, ये जरा जो लोग इंडिया में बैठ के और जो लोग पाकिस्तान में बैठ के वॉर की बातें करते हैं ना, इनको जरा कभी इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर एक प्रोग्राम करें और इनको ये बताएं कि जब ये दोनों कंट्रीज के पास जो लीथल वेपन्स मौजूद है, अगर ये चल जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या।
ओवर टू यू, बिल्कुल। आप अपने पैनलिस्ट से पूछें अब। आम आवाम को यही फ़ायदा होता है और रही बात ये आपने कहा टीएलपी के साथ गलत हुआ या जो भी, वो गलत हो या सही हो, मैंने मतलब वो जो आपने गोली लगने वाली बात की, कहा ये जा रहा था कि उनको गोली लगी है साद रिज़वी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको गोली नहीं लगी थी, लेकिन ये फिर भी एक इंटरनल मैटर है, रिबा इसको रिबा हम सिर्फ किसी साद और रिजवी साहब की बात नहीं सेक्शन। है। साद जी साद रिजवी के इकबाल अलावा। सर, मैं सिर्फ अपना एक सवाल आपसे रख लूं, फिर उसके बाद आप ओवर टू जी यू। प्लीज। ये फिर भी जी। एक इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर हम अभी के प्रोग्राम के मुद्दे के हवाले से बात करें, तो ये हम मुझे लगता है कि दोनों कंट्रीज के लिए जो है वो अलार्मिंग कंडीशन है। हमें इस टाइम जो है वो डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, हमें कुछ टेबल टॉक करके प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, जबकि हम जो है वॉर की बातें डिस्कस करें। ये हमारा जो है, यानी कि मैं एक यूथ हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने बैठी हूँ, और मैं ये चाहती थी कि मतलब टेक्नोलॉजी पे बात हो, लेकिन फिर भी हम वॉर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर मैं एक बात करूंगी कि आपके जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब वॉर वाली बात आती है तो वो भी पीछे नहीं होते हैं। क्या कहेंगे आप? लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ओवर टू यू। अरे रिवा देखिए कि मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा जंग, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो मुल्क रशिया और जहाँ चल रहा है वहां आप देखिए हालात। ये मजाक नहीं होता है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि ये कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए पाकिस्तान के ऊपर सवाल इसलिए उठ रहा है, और आपने जो इंटरनल मामला कहा वो इंटरनल मामला इसलिए नहीं है कि पॉलिटिकल डायलेक्ट के लिए हमेशा पॉलिटिशियंस होने चाहिए, और वो इस तरह के पॉलिटिशियंस होने चाहिए जो अपना दमखम रखते हो, न कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लोग होने चाहिए कि जिसको अगर ये कहा जाए कि उठ तो उठ जाए, बैठ तो बैठ जाए। मामला जो बिगड़ते जा रहे हैं 1947 से लेकर के, देखिए आप सर ये सारा पर्सनल 1947 से। इंटरेस्ट। नहीं, सॉरी मैं ये पर्सनल आपको इंटरप्ट कर रही नहीं हूँ, ये लेकिन ये पर्सनल इंटरेस्ट, वो कहते हैं ना जिसकी हुकूमत होती है सब उसकी फेवर में बात करते हैं, चाहे वो मैं वही हमारे तो यहाँ की भी गवर्नमेंट हो रिबा रिबा या जो किसी भी। पर्सनल इंटरेस्ट होता है वही तो आवाम के लिए मुसीबत बनती है ना। सरहदें जो जल हम्म रही है वो पर्सनल हम्म इंटरेस्ट के ऊपर तो जल रही है ना। आप मुझे हम्म। बताइए, पर्सनल इंटरेस्ट सर। के ऊपर ही तो सरहदें जल रही है। और अगर 1947-48 से हम बात करें, तो पहले कश्मीर की कबायली मामला आया, 1965 में ऑपरेशन ये जिब्राल्टर हुआ, 71 में पाकिस्तान वाला मामला हुआ, 80 के अंदर पंजाब खालिस्तान का मामला हुआ जो सीधे सीधे वहां से जुड़ता गया। तो इस तरह से 1993 अगर मैं बात करूं, मुंबई ब्लास्ट के अंदर पाकिस्तान सीधा इन्वॉल्व। 1999 के अंदर आईसी 814 हाईजेक जो एयर इंडिया फ्लाइट हाईजेक हुआ था जिसको अफगानिस्तान में उतारा गया। 2001 के अंदर भारतीय संसद पर हमला हुआ था। 2005 में दिल्ली धमाके, 2006 मुंबई लोकल, 2026 2008 26/11 मुंबई टेरर अटैक, वहां के भी जो लोग पकड़े गए थे सारे ही पाकिस्तान के पकड़े गए थे। 16 के अंदर पठानकोट एयरबोर्स, तो उरी हमला, इस तरह की अगर आप लाइन से सीरीज देखते जाएंगे। सर और ये इसके सारी अलावा बातें कई ऐसे। पाकिस्तान में भी कही जाती हैं कि गुजरात के दंगे, मैं मैं इस तरह की बातें मैं पाकिस्तान में भी की नहीं जाती हैं। मैं अगर मैं, हम इस पे रहेंगे ना तो हम तो कोई मैं उस चीज कंक्लूजन पे नहीं आ निकाल रहा ही हूँ। नहीं रिबा सकते। रिबा सुन मुद्दा ये है कि सुन टेक्नोलॉजी पे बात होनी सुन तो चाहिए सर। मैं रिबा मस्जिद पे आ रहा हूँ, सुनिए आप मेरी बात। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिसको लेकर के लोगों ने सारी चीजें सीखी और बिगड़ी है। अभी जो हालात, जैसे आपने अपनी बात की, ये जो जनरेशन जेड है ना, जेनजी जिसे कहते हैं, ये खास करके 1990 की बात की जो जनरेशन है, उन्हें ना वॉर में इंटरेस्ट है ना उन्हें लड़ाई में इंटरेस्ट है। उन्हें अगर कोई इंटरेस्ट है ना, तो अपने आप को बनाने में, अपने मुल्क को बनाने में, बिल्कुल अपने बिल्कुल। कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने के लिए उसमें इंटरेस्ट होता है। लेकिन न चाहते हुए वो लोग क्या करेंगे, जब तक अगर पॉलिटिकल कयादत किसी भी मुल्क की अगर ठीक ना हो, और वो उन टेक्नोलॉजी को लेकर के, जैसे मिसाल के तौर पर यूट्यूब पे कई बच्चे काम कर रहे थे, लेकिन आपने देखा पिछले दिनों यूट्यूब के क्या हालात थे, पाकिस्तान के अंदर नेट डाउन कर दिए जाते। तो जो लड़के कारोबार कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि सर उनमें वो तो गुस्सा इशू है, होगा, और वो टेक्निकल गुस्सा इशू जो है, था, रिजॉल्व हो वो गया। टेक्निकल इश्यू नहीं, वो रिजॉल्व, देखिए वो रिजॉल्व इसलिए हुआ कि अब मामला तो ऐसे नहीं है, फिर कुछ होगा। तो ये जो नुकसानात होते हैं, जो बच्चे आज के दौर के अंदर लगातार मेहनत करके एक मुकाम तक पहुंचते हैं, और जब उनको ये सारी चीजें डिलीवर करने का वक्त होता है, उस वक्त हुकूमतें या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने फायदों के लिए
ये सारी चीजों को जब रोक लगाती है ना, तो ये जनरेशन को बड़ा नुकसान होता है। और यही जेन ज़ी जो है, आपने देखा दुनिया के अंदर लगातार यही कारणों के चलते बाहर आकर के पॉलिटिकल क़यादत उसने बदल दी। तो दुनिया अब जो है ना बहुत तेजी से जा रही है, बहुत फास्ट जा रही है। तो अगर कोई भी मुल्क हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दूसरा कोई मुल्क हो, अगर पॉलिटिकल क़यादत ने उनको नहीं समझा, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझा, तो आप ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर अब ये जो नौजवान पीढ़ी है ना, ये बाहर अपने हक के लिए सड़कों पर आ जाएगी। और ये आना उस मुल्क के लिए खतरा है। और इसी तरीके के हालात लगातार मैं ऐसे कुछ आपके मुल्क के अंदर, मैंने पहले भी अपने शो में कहा था और आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने भी जो चीज़ें कही, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल क़यादत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर उसने समझ लिया कि देश में इस युवा को क्या चाहिए, जो यंग जनरेशन है उसको क्या चाहिए, तब जाके मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, ना कि बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करने से या जंगे करने से या टेरर एक्टिविटीज फैलाने से। क्योंकि आप किसी भी चीज को जब बड़ा करते हो, आने वाले दिनों के अंदर जब वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो बनाने वालों के लिए ही मुसीबत होती है। तो बिल्कुल, आप इस तरह बिल्कुल सही। समझिए कि एक आदमी जब अंधा होता है ना, तो उसको एक छड़ी की ज़रूरत होती है। जब उसकी आँखें आती हैं, तो सबसे पहले वो उसी छड़ी को फेंकता है, वो ये नहीं सोचता है कि मुझे इसने सँभाला है, क्योंकि वो पावर में आ चुका है। तो इसी तरीके से जब आप किसी ग्रुप को या किसी टेरर ग्रुप को या इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो आने वाले दिनों में वो उसी मुल्क के लिए खतरा बनता है, उसी बॉर्डर से खतरा बनता है। तो हम सभी को चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के कि पॉलिटिकल क़यादत हमारी अच्छी लाए, जिससे 2 मुल्कों के अंदर बैठ के बातचीत हो और आने वाले दिनों में जो ये जंग जैसे हालात है वो खत्म होंगे। बिल्कुल सर, मैं आपसे कहीं हद तक एग्री भी करती हूँ इस बात पे कि ये वॉर का एरा नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट का हमें सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर, एजुकेशन पर तवज्जो देनी चाहिए और हमारी यूथ भी यही चाहती है और वो वॉर नहीं चाहती। किसी से भी पूछ लेंगे वो वायलेंस नहीं चाहता और हमें वायलेंस के खिलाफ रहना चाहिए हमेशा। तो थैंक यू सो मच इकबाल सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट शुक्रिया, प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।